हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक है, तत्वों का निष्कर्षण, इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके 2023 में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बारी से। तत्वों के निष्कर्षण, ये चैप्टर नंबर 6 आपका। इससे 3 से 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 5 नंबर में भी एक सवाल आपके आए, संभावनाएं बनती है 5 नंबर के में भी एक सवाल आने की। तो पहले ये 2-2 नंबर वाले सवाल हैं। 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे इसी वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको परिभाषा लिखने के लिए आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस की बात आएगी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल और केवल डिफिनीशन आपको देना है। छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं, उस डिफिनीशन को आपको परिभाषित करना होगा। तो बारी बारी से सारे डिफिनीशन का डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बारी है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन प्रक्रिया होती है एक सांद्रित अयस्क को निस्तापित करने की। तो निस्तापन की अगर बात कर लो, तो अगर आपके पास कोई भी सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क का मतलब है कि जो अयस्क आप धरती के नीचे से निकाल रहे हैं ना, उस अयस्क को पहले सांद्रण करोगे। अब सांद्रण की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। गुरुत्वीय पृथक्करण होती है, सल्फाइड अयस्क द्वारा सांद्रण होता है, फिर आपके चुंबकीय पृथक्करण होती है। तो ये सारी प्रक्रिया द्वारा अपन उसको सांद्रित कर लेंगे। तो जो भी सांद्रित अयस्क निकलेंगे उसको क्या करना है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी हवा की अनुपस्थिति, वहां पे वायु की प्रेजेंसी नहीं होगी, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर, जब कोई सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर जब उसको हिट करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पर वो जो अयस्क होंगे वो धातु के ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाएंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन। फिर से देख लें, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने से यह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यही प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। अब किस प्रकार के अयस्क को आप निस्तापन विधि में यूज ला सकते हो? तो वो अयस्क होगा या तो कार्बोनेट का अयस्क होगा, या तो फिर हाइड्रेट का अयस्क होगा। या तो कार्बोनेट, किसी भी धातु के कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हो जाए, आयरन के कार्बोनेट हो जाए, है ना, या तो फिर उसके हाइड्रेट ऑक्साइड यानी क्षारीय अयस्क, ये वगैरह हो जाए। अब ध्यान से देखो, जिंक कार्बोनेट, यह है आपके जिंक कार्बोनेट। इस विधि में, यह विधि कार्बोनेट एवं हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए उपयुक्त होता है। यानी जब इसको ZnCO3 को जब हिट करोगे, इसके द्रव्यमापक बिंदु से कम ताप पर जब इसको गर्म करोगे, तो जिंक कार्बोनेट क्या बदल जाएगा, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ZnO बन जाएगा, धातु का ऑक्साइड। ZnCO3 से ZnO बना, बाकी के जो CO2 बचेंगे वो CO2 यहाँ पे निकल जाएंगे। क्लियर है? अब इसी तरह से आयरन के कार्बोनेट को जब हिट करोगे तो ये बनेगा आयरन का ऑक्साइड, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड को हिट करोगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो पानी को बाहर निकालने के लिए 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे समीकरण बैलेंस हो गए। तो इसी को बोलेंगे निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, फिर से देख लो, सांद्रित अयस्क को उसके द्रव्यमापक बिंदु से कम ताप पर, उसके गलनांक, या द्रव्यमापक है ना, गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करके यह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने से यह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन कहलाएगी। और निस्तापन में हम केवल कार्बोनेट के अयस्क को और आपके हाइड्रेट ऑक्साइड के अयस्क को ही यूज में लाएंगे, दूसरे अयस्क को यूज में अपन नहीं ला सकते। तो यह प्रक्रिया निस्तापन होगी। क्लियर है बातें? ये आपके एग्जांपल हो गए रिएक्शंस में। अब दूसरे डिफिनीशन, जारण या भर्जन। जारण बोलो या भर्जन बोलो, दोनों सेम बात है। जारण की डिफिनीशन आ जाए या भर्जन की डिफिनीशन आ जाए, दोनों एक ही बात है ना। तो जारण या भर्जन जस्ट इसका उल्टा। क्लियर है? तो जारण या भर्जन उसको कहेंगे जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अब इसको अभिक्रिया करवाना है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यमापक बिंदु से कम ताप पर जब गर्म करते हैं तो वही सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जारण या भर्जन। फिर से, सांद्रित अयस्क को
वायु की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, हवा के साथ वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर, यानी जो उसके पिघलने का टेम्परेचर होगा ना उससे कम ताप पर हम इसको हीट करेंगे, तो गर्म करने से यह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और यह जारण या भर्जन कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया होगी जारण या भर्जन कराने के लिए हम ज्यादातर जनरली सल्फाइड अयस्क का यूज ज्यादा करेंगे। सल्फाइड अयस्क का जैसे जिंक सल्फेट हो गया, जेडेनएस है ना, एजीएस, पीबीएस, तो ये सारे सल्फाइड अयस्क हैं और इन अयस्कों का साधारण, इस अयस्कों का हम जारण कर सकते हैं, बाकी और किसी भी अयस्क का जारण प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लो, एग्जाम्पल में किस प्रकार से होंगे, देखो यहां से ले लो जेडेनएस, जिंक को किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, जब इसको गर्म किए तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ना, और साथ में क्या निकलेगा, साल SO2 गैस बाहर निकलेगा। अब समीकरण को बैलेंस कर लेंगे अपन, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो Zn2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 यहाँ पे लाना होगा, सल्फर भी 2, जिंक यहाँ पे लाना होगा, जिंक भी 2, क्लियर है। अब यहाँ से पीवीएस ले सकते हो, पीवीएस इसका नाम है गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला होता है पीवीएस, और ये जो पीवीएस है लेड सल्फाइड, ये किसका अयस्क होता है, तो सीसा का अयस्क होता है। याद रखना आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, पीवीएस का फॉर्मूला गैलेना और ये किसका अयस्क होता है, सीसा का। जेडेनएस जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क, ये भी सल्फाइड अयस्क, इसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये भी बनेगा पीबीओ, लेड ऑक्साइड, प्लस यहां से क्या बाहर निकलेगा, SO2 गैस, क्लियर है बातें। तो इस प्रकार की जो ऑक्साइड के अयस्क का साधारण करोगे, है ना, इस प्रकार का जो ऑक्साइड अयस्क बनेगा वो प्रक्रिया कहलाएगी जारण या भर्जन। निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। जारण या भर्जन में क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यमापक बिंदु से कम ताप पर उसके धातु के ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है एक प्रगलन का। प्रगलन क्या होता है, सारे क्वेश्चंस हिटेड है बिहार बोर्ड के लिए, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। प्रगलन होता है भर्जित या निस्तापित अयस्क को। अब प्रगलन की प्रक्रिया तब लागू करना है जब अयस्क को या तो आपने निस्तापित कर दिए हो या तो फिर आप भर्जित कर दिए हो। डायरेक्ट जो अयस्क आपने निकाला भूपट्टी से और उस अयस्क का बिना सांद्रण किए हुए आप प्रगलन में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बातें। जो भूपट्टी से अयस्क निकलता है उस अयस्क को बिना सांद्रित किए हुए आप प्रगलन में नहीं ला सकते। पहले प्रगलन में लाने के लिए पहले या तो निस्तापित करना होगा या तो फिर पहले भर्जित करना होगा, तब उसमें आप प्रगलन विधि को यूज में ला सकते हो। अब यहां से देख लो प्रगलन क्या होता है। ये कह रहा है कि भर्जित या निस्तापित अयस्क को या तो पहले अयस्क को भर्जित कर लो या तो फिर निस्तापित कर लो। भर्जित कब करोगे, भर्जित तब करोगे जब वो सल्फाइड अयस्क होगा। निस्तापित कब करोगे, जब वो कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क होगा, तब उसको निस्तापित करना है। तो भर्जित या निस्तापित अयस्क को उच्च ताप पर, प्रगलन हमेशा किस ताप पर होगा, उच्च ताप पर होगा। ध्यान देना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च ताप पर प्रगलन या भर्जित अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन या कोक की उपस्थिति में, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ध्यान देना इसमें। कार्बन या कोक की उपस्थिति में अपचयन द्वारा धातु प्राप्त की जाती है और यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। अगर आपके पास अयस्क का भर्जन या निस्तापन हो चुका, ठीक है, अगर उस अयस्क का पहले भर्जन कर लो या फिर निस्तापन कर लो, अगर दोनों चीजें हो गई तो उसी अयस्क को क्या करना है, प्रगलन करवाना है। प्रगलन कराने के लिए क्या होता है, जब भर्जित और निस्तापित अयस्क को हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों प्रक्रिया निम्न ताप पर होता है। निस्तापित और भर्जित ये दोनों प्रक्रिया लो टेम्परेचर पर होगा, लेकिन आपके प्रगलन की जो प्रक्रिया होगी उसका टेम्परेचर आपको हाई रखना होगा। तो निस्तापित या भर्जित अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन या कोक की उपस्थिति में, आपको कैटलिस्ट के रूप में कार्बन डालना अनिवार्य है। क्लियर। कार्बन या कोक की उपस्थिति में अपचयन द्वारा, जब उसमें कार्बन या कोक डालोगे तब वो अपचयन होगा, अपचयन होके क्या बना लेगा, धातु बन जाएगा, प्योर मेटल बन जाएगा, और वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रगलन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है
और देखो सबसे जरूरी बात, प्रगलन की जो प्रक्रिया होती है वो बात्य भट्टी में होती है, हमेशा किसमें होती है, बात्य भट्टी में। प्रगलन की जो प्रक्रिया होगी वो किसमें होगी, बात्य भट्टी में होगी। आपके यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आते हैं कि बात्य भट्टी में उच्च ताप पर धातु का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है। ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे कि बात्य भट्टी में किसी धातु का अपचयन उच्च ताप पर किसकी उपस्थिति में होता है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा कार्बन, तो कार्बन को आप टिक करोगे। क्लियर है बातें। अब यहां से देखो क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। निस्तापित या भर्जित अयस्क को हम क्या करेंगे, निस्तापित या भर्जित अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन या कोक की उपस्थिति में, जब उच्च ताप पर कार्बन या कोक की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये सीधे क्या बन जाएगा, ये विधि जो धातु प्राप्त होंगे अपचयन होंगे, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाएंगे। अब यहां से ले सकते हो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन डाल दो तो ये प्योर जिंक बन जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, CO। यहां से ले लो SnO2, 3 स्टोन इसका नाम है SnO2। कार्बन की उपस्थिति में इसको हीट करा दो, हीट कराओगे किस पे, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर HT, हाई टेम्परेचर, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, SN बन जाएगा प्लस, अब यहां से क्या बाहर मुक्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, प्रगलन कहलाएगी। क्लियर है बातें। अगले डिफिनेशन पे आ जाओ, अयस्क क्या होता है। तो आप अयस्क के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। अयस्क कहां से मिलेगा हमको, अयस्क मिलेगा जमीन खोद के, जब जो निकलेगा ना अयस्क को, जब धरती को खोदा जाता है तो भूपट्टी से हमको क्या प्राप्त होता है, अयस्क। और अयस्क जो हमको मिलता है वो तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। आप अपने से भी अयस्क को निकाल सकते हो जब चाहो, जहां आपको पता चले कि यहाँ पे लोहे का अयस्क है, खोद के निकाल सकते हो, इसके लिए कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। तो अयस्क जो हमको प्राप्त होता है ना, वो कम खर्च में होता है और बेहद ही आसानी से होता है, उसी को अयस्क बोलते हैं। अयस्क किसको बोलेंगे, अयस्क वैसे पदार्थ है ना, वैसे धातु धनी खनिज, इसको क्या बोलेंगे, धनी खनिज, रिच मिनरल्स। वैसे धातु धनी खनिज, जो धातु का अयस्क होगा, वैसे धातु धनी खनिज जो आसानी से, सुगमता से और बेहद ही कम खर्च में हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसी को आप क्या बोलोगे, अयस्क के नाम से जानोगे। क्लियर है बातें। अब देखो, वो धातु धनी खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण सुगमता से तथा कम खर्च में हो जाए, वो धातु धनी खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण क्या हो जाए, आसानी से हो जाए और बेहद ही कम खर्च में हो जाए, तो उसी को आप क्या बोलोगे, अयस्क के नाम से जानोगे। और इसके बाद की जो पॉइंट है इज द वेरी इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करो। सभी खनिज अयस्क होते हैं, जितने भी खनिज आपके मिलेंगे ना, सारे के सारे अयस्क होंगे, लेकिन सभी अयस्क को आप खनिज नहीं बोल सकते। क्लियर है, ध्यान देना। सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज क्या होते हैं, अयस्क। जितने भी खनिज हैं सभी खनिज को आप क्या बोल सकते हो, अयस्क बोल सकते हो, लेकिन सभी अयस्क को आप खनिज कभी नहीं बोल सकते। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, इज द इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। जितने भी खनिज है सबको अयस्क आप बोल सकते हो, लेकिन सारे अयस्क को आप खनिज नहीं बोल सकते हो। क्लियर है बात, याद रखना। ये पॉइंट्स भी याद रखने वाली बात है कि प्रगलन में उच्च ताप पर किसकी उपस्थिति में हम धातु प्राप्त करेंगे, अपचयन प्रक्रिया द्वारा धातु का अपचयन करेंगे, किसमें, तो कार्बन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हिटेड है कि उच्च ताप पर हम धातु के अपचयन प्रक्रिया में कौन सा, किसकी उपस्थिति में हम गर्म करेंगे, तो कार्बन या कोक। क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके कि सभी खनिज अयस्क होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, ध्यान देना इस बात को। अब खनिज होता है क्या भाई, खनिज क्या होता है, अधिकांश धातुएं संयुक्तावस्था में पाई जाती है। जो आपको अयस्क मिलेंगे जमीन के अंदर से, अधिकांश धातुएं क्या होंगे, संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, मतलब कंबाइंड स्टेट में। अब जैसे आपको लोहा का निष्कर्षण करना है, तो लोहे के निष्कर्षण करने हैं तो कौन से आपको अयस्क चाहिए, हेमेटाइट चाहिए, मैग्नेटाइट चाहिए, Fe2O3 या Fe3O4, ये दोनों चाहिए, तब लोहे का निष्कर्षण आप कर सकते हो। अगर आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना है तो कौन सा खनिज, कौन सा अयस्क चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, Al2O3, है ना।
Al2O3 चाहिए, बॉक्साइड चाहिए, ये भी ऑक्साइड का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइड, वो ऑक्साइड अयस्क होता है और वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट Fe2O3 और Fe3O4 ये दोनों ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में है। अगर आपको जिंक निकालना है, जिंक, तो आपको कौन सा अयस्क चाहिए? Zns चाहिए, जिंक सल्फाइड चाहिए, Zns चाहिए ना। तो जिंक का अयस्क Zns होता है और Zns सल्फर के साथ कंबाइंड है, तो इसको बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। ये सल्फाइड के साथ संयुक्त अवस्था में है। अगर आपको सोने का निष्कर्षण करना है ना, सोना का, तो सोना का निष्कर्षण करना है तो आपको क्या चाहिए? AuS चाहिए। तो ये AuS चाहिए, तो वो सोने का जो अयस्क होता है वो सल्फाइड के साथ संयुक्त अवस्था में है। अगर आपको चांदी का निष्कर्षण करना है तो कौन सा अयस्क चाहिए? आर्जेंटाइट चाहिए। आर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है AgS। AgS जो आर्जेंटाइट है ये सल्फर के साथ संयुक्त अवस्था में है, तो ये सल्फाइड अयस्क होगा। तो ये सारे को बोलेंगे संयुक्त अवस्था, यानी कोई भी धातु का अयस्क ऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, सल्फर के साथ अगर कंबाइंड होगा तो उसी को बोलेंगे संयुक्त अवस्था में। तो वही सारे क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सभी खनिज अयस्क बोल सकते हैं। सारे खनिज को आप क्या बोल सकते हो? अयस्क, इसी वजह से। अब यहां से बात कर लो, तो अधिकांश धातुएं संयुक्तावस्था में पाई जाती है, सही बात है ना। अधिकांश धातुएं संयुक्तावस्था में पाई जाती है और उसी को अपन किस नाम से जानेंगे? खनिज के नाम से जानेंगे। क्लियर है बातें? अब अगला सवाल है धातुमल। धातुमल क्या होता है ना? धातुमल वैसे हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, आप इसको फट से नोट करो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि जो अयस्क में अशुद्धियां पाई जाती है ना, अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसको अपन किस नाम से जानेंगे? तो उसको अपन गैंग के नाम से जानेंगे। अयस्क में जो अशुद्धियां होगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे? तो गैंग के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां के साथ पदद्रवक संयोग कर एक द्रवनशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है। जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होती है वो अशुद्धियां क्या करेगा? पदद्रवक के साथ मिलेगा। पदद्रवक अम्लीय और भस्मीय रूप में होता है। ठीक है, पदद्रवक क्या होता है? अम्लीय और भस्मीय के रूप में होता है। पदद्रवक से संयोग कर एक द्रवनशील हल्के पदार्थ का निर्माण करेगा। जब अशुद्धियां पदद्रवक के साथ मिलेगा तो हल्के द्रवनशील, यानी लिक्विड में होगा लेकिन हल्का लिक्विड में होगा, हल्के द्रवनशील पदार्थ का निर्माण करता है और उसी को आप क्या बोलते हो? धातुमल के नाम से जानते हो। क्लियर है बातें? उसी को आप धातुमल के नाम से जानते हो, इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि लोहे के दो मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो लोहा के दो मुख्य अयस्क होता है, इसका आंसर देखो। लोहा का अयस्क कौन कौन होता है? लोहे के दो मुख्य अयस्क होते हैं, एक होते हैं हेमेटाइट, एक क्या होते हैं? हेमेटाइट, और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लोहा का दो मुख्य अयस्क होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एक और डोलोमाइट भी होता है, लेकिन मुख्य अयस्क में कौन दोनों आएगा? यही दोनों आएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। क्लियर? और हेमेटाइट को हम बोलेंगे लाल ऑक्साइड। अब लाल अयस्क भी बोल सकते हैं इसको, रेड ओर्स, है ना। हेमेटाइट, जो हेमेटाइट मिलेगा हमको, अयस्क मिलेगा ना हेमेटाइट, वो रेड कलर का होता है। हेमेटाइट जब देखोगे तो हेमेटाइट है मिट्टी बालू पत्थर ऐसा दिखेगा। हेमेटाइट को जब देखोगे तो मिट्टी बालू पत्थर ऐसा दिखेगा, लाल लाल रहेगा, यानी वही हेमेटाइट है। जनरली लोहे का निष्कर्षण अपन हेमेटाइट से करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। मैग्नेटाइट से बहुत कम, ज्यादा क्या होता है उसमें? हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट उसको लाल लौह चुंबकीय बोलेंगे। ठीक है, तो ये लाल अयस्क होता है Fe2O3 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट Fe3O4। तो ये है आपके लोहे के मुख्य अयस्क। तो ये सारे के सारे परिभाषे आपके एग्जामिनेशंस में 2023 में जो होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस फॉर्मूले, इस परिभाषा को जल्दी से जल्दी कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आप एग्जामिनेशंस में लिख के आओगे, इसको फट से नोट कर लो।
तो ये है आपके 5 नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तत्वों के निष्कर्षण से। लोहे के निष्कर्षण और एल्युमिनियम के निष्कर्षण, ये सबसे हीटेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, जो कि आता है अक्सर। लोहा का निष्कर्षण कैसे करोगे आप, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करोगे, लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से करोगे और किस विधि द्वारा करोगे, यही आपको बताना है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से और किस विधि द्वारा करोगे। तो डिस्कस कर लेते हैं। लोहा के निष्कर्षण की बात कर लो पहले। क्वेश्चन से लोहा के दो मुख्य अयस्क का नाम दो एवं अयस्क से लोहा के निष्कर्षण की विधि लिखे। लोहा के दो मेन अयस्क का आपको नाम लिखना है और साथ में लोहे के निष्कर्षण की आपको विधि बताना है। तो देखो, लोहा का अयस्क कौन कौन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट। लेकिन मुख्य अयस्क दो ही बताना है ना आपको। लोहा का दो मुख्य अयस्क, एक है हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, दूसरा है मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम करवा चुके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का डिफिनेशन। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। अब इसके निष्कर्षण की विधि। तो लोहा का निष्कर्षण जो अपन करेंगे, ये सारी प्रक्रिया बाध्य भट्टी में होगी। किसमें होगी? ये सारी प्रक्रिया होगी आपकी बाध्य भट्टी में। ये आपका जो बाध्य भट्टी का फिगर बना ना, बाध्य भट्टी, इसी बाध्य भट्टी में लोहे का निष्कर्षण होंगे। ठीक है, लोहे के निष्कर्षण की सारी प्रक्रिया बाध्य भट्टी में होती है और लोहा का निष्कर्षण जो होगा वो मेनली हेमेटाइट से होगा, Fe2O3 से होगा। ठीक है, अब यहां से देख लो, लोहा के निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है, यानी लोहे के निष्कर्षण उसके ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट से किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, हेमेटाइट को जल के साथ अगर इसको हिट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3H2। और ये जो FeCO3 बन जाएगा, ये FeCO3 को जब इसको हिट करोगे ना, ये प्रक्रिया क्या करोगे, यहाँ पे निस्तापन करोगे। कार्बोनेट अयस्क है, इसको गर्म करोगे, निस्तापन करके ये क्या बन जाएगा, FeO, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। देखो ध्यान से, उसमें क्या हो सकता है, लोहे के निष्कर्षण में या तो आयरन के ऑक्साइड या तो आयरन के कार्बोनेट, यही अयस्क हो सकते हैं। या तो आयरन के ऑक्साइड वाले अयस्क हो सकते हैं या तो आयरन के कार्बोनेट वाले अयस्क हो सकते हैं। तो यहां से आपको क्या निकला, आयरन का ऑक्साइड। अब ये जो फेरस ऑक्साइड बना है, इस फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत। जब ये फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में क्या करोगे आप, ऑक्सीकृत करोगे, तो ऑक्सीकृत करने पर क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ऑक्सीकृत करने पर ये FeO है, हाफ O2 से जब अभिक्रिया कराओगे तो ये Fe2O3 बन जाएगा। अब भट्टी के सबसे ऊपरी भाग में, ये जो आपके पास बाध्य भट्टी है, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्से का तापमान कितना होता है, 400, फिर 700, फिर 1000, फिर 1300, फिर 1600, और सबसे ज्यादा यानी निचले हिस्से का तापमान, सबसे अधिक तापमान कितना होगा, 1900 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो भट्टी के सबसे ऊपरी भाग, हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से ओर डालना शुरू करेंगे लोहे के अयस्क को। यहां से क्या डाल रहे हैं, ये है आपका ओर यानी अयस्क है, और इस अयस्क को क्या करो, यहां से गिराना शुरू कर दो। ठीक है, यहां से ये गिरना शुरू हो गया। जब अयस्क इसमें गिरेगा तो ये जब जैसे अयस्क को ऐसे गिराओगे तो ये 400 डिग्री पर आएगा। तो 400 डिग्री तापमान पर ये क्या होगा, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा। फिर ये नीचे आएगा 500, Fe3O4 जब 500 डिग्री पर आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके फिर आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, FeO बनाएगा। फिर ये जब आएगा 700 डिग्री पर तो ये आयरन का ऑक्साइड कार्बन या को की उपस्थिति में अपचयित होगा और अपचयित होकर शुद्ध आयरन बन जाएगा, और शुद्ध आयरन सीधे कहां चलाएगा, नीचे। और जो शुद्ध आयरन आपको मिलेंगे, ये शुद्ध आयरन क्या होंगे, इस प्रकार से प्राप्त कच्चे लोहे में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज की अशुद्धियां पाई जाती है, कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती है। ठीक है, ये सारी अशुद्धियां प्रेजेंट होगी और यहां से आपको भरित लोहा मिल जाएगा। और इसमें जो आपने हीट नीचे से दिए हो, ये हीट यहां से एयर के रूप में बाहर निकलेगा। क्लियर है? एक बार इसको फट से नोट कर लो, एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। क्लियर? अब अगले सवाल पे आ जाओ, एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करेंगे बॉक्साइड अयस्क से। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होगा उसके अयस्क बॉक्साइड से किया जाता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। फार्मूले को याद रखो, आपसे सवाल पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 × 2H2।
अब सबसे जरूरी बात, एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होगा बॉक्साइड से, इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइड से वेयर विधि से होगा। किस विधि से? वेयर विधि से। याद रखना, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो बेयर विधि से किया जाता है। बेयर विधि से इसका निष्कर्षण होगा तो सबसे पहले क्या करना है कि जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड अयस्क है Al2O3, उस अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ गर्म करोगे पानी को मिला के, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्युमिनियम का संकुल यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इस संकुल यौगिक को, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के संकुल यौगिक को जब गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होगा। जब इसको हीट करोगे तो ये क्या परिवर्तित हो जाएगा? एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड में। दूसरी बात, फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो अयस्क आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है ये तो सांद्रित हो गया ना। अब इस सांद्रित अयस्क को एक प्रक्रिया करना है, निस्तापन। क्या प्रक्रिया करनी है? आपको एक प्रक्रिया लगानी है, निस्तापन। और निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में इसी अयस्क का सांद्रण होगा ना, या तो कार्बोनेट का होगा या तो फिर आपके हाइड्रेट अयस्क का होगा। तो ये जो हाइड्रेट अयस्क निकला है एल्युमिनियम का, इसका अपन निस्तापन करेंगे तो ये निस्तापन विधि द्वारा क्या होगा? ये सीधे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब इसको निस्तापन करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन विधि द्वारा Al2O3 में परिवर्तित करा दिया जाता है। ये क्या बन जाएगा आपका? Al2O3। ठीक है, ये बन जाएगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब इस Al2O3 से एल्युमिनियम अभी नहीं निकला, अभी हमको एल्युमिनियम की प्राप्ति नहीं हुई। अब इस Al2O3 को क्या करना है? विद्युत अपघटन करवाना है। यानी जो आपको Al2O3 मिलेगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह करवाना है, विद्युत धारा का। जैसे Al2O3 में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो Al2O3 से ऑक्साइड अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। तो जैसे Al2O3 को विद्युत अपघटन द्वारा हम शुद्ध एल्युमिनियम का निष्कर्षण कर लेते हैं, तो Al2O3 को क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट द्वारा प्रहार करवाएंगे, विद्युत विच्छेदन करवाएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। जब इसको विद्युत अपघटन करवाएंगे तो ये Al2O3 क्या करेगा? विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रिक करंट के बाद से यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बन जाएगा? आपके एल्युमिनियम अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। जो एल्युमिनियम अलग होगा वो 3+ में, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का, होता है ना। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो ये आपके जो ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन क्या होंगे? ऑक्सीजन एनोड पर जाएंगे और एल्युमिनियम कैथोड पर जाएगा। वो जो आपका एल्युमिनियम 3+ बना था वो कैथोड पर जाएगा, और ऑक्सीजन जो माइनस वाला है वो एनोड पर जाएगा। तो एल्युमिनियम 3+ जो कैथोड पे आएगा उसमें आवेश को बैलेंस करके आप शुद्ध एल्युमिनियम यहां से बना लो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करके यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लो। तो ये रहे आपके एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि, और ये रहे आपके लोहे के निष्कर्षण की विधि। क्लियर है? दोनों बातें एकदम सरल भाषा में है। आप इतना लोहे के जब निष्कर्षण की बात आए बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो ये रिएक्शन के साथ आप एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एल्युमिनियम के निष्कर्षण की बात आए तो आप रिएक्शन 1 2 3 4 मेनली 4-5 रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन को ध्यान में रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है बातें? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।